नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने चोल शासकों के बारे में जाना था और आज इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे चोलकालीन प्रशासन के बारे में। प्रशासन के साथ साथ में कला और उसके समाज की भी थोड़ी बातें करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं चोलकालीन प्रशासन। अगर मैं बात करूं चोलकालीन प्रशासन की तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो शासक था उसका पुत्र राजा बना, उसके बाद में उस पुत्र का पुत्र शासक बना। तो अपन ये कह सकते थे कि यहाँ पर वंशानुक्रम के अनुसार ही शासक बनते थे। राजा का शासन था तो राजतंत्रात्मक था। तो प्रशासन की पहली विशेषता हो जाएगी शासन वंशानुक्रम के अनुसार चलता था। और ये तो भाई राजा का शासन पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। जो अपना चोलकालीन प्रशासन है 6 इकाइयों के अंदर विभक्त था। जो अपना चोलकालीन प्रशासन है 6 इकाइयों के अंदर विभक्त था। सबसे छोटी इकाई का नाम था ग्राम और सबसे बड़ी इकाई का नाम था मंडल। तो मंडल से लेकर ग्राम तक कुल ये 6 इकाइयों के अंदर बंटा हुआ था। सबसे बड़ी मंडलम, उसके बाद कोटम, उसके बाद वालनाडु, नाडु, कुर्रम और सबसे छोटी ग्राम। तो आगे लिखते हैं प्रशासन 6 इकाइयों के अंदर विभक्त था। कौन कौन सी हो गई? सबसे बड़ी मंडलम, मंडलम के बाद में कोटम, उसके बाद में वालनाडु, वालनाडु आगे विभक्त था नाडु, नाडु आगे विभक्त था कुर्रम के अंदर और कुर्रम आगे विभक्त था ग्राम के अंदर। तो हो गई 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मंडलम, कोटम, वालनाडु, नाडु, कुर्रम, ग्राम, इन 6 इकाइयों के अंदर विभक्त था। शासन के अंदर सर्वे सर्वा राजा होता था। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका के अंदर भी सर्वे सर्वा राजा होता था। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जो राजा होता था कर के रूप में कितना लेता था, तो आप ये ध्यान रखना, अपन स्वर्णिम भारत में जितने भी शासकों के बारे में पढ़ेंगे वो सारे शासक षडभागी है। षडभागी का मतलब क्या होता है? छठे भाग को लेने वाला या छठे भाग का उपभोग करने वाला। तो कर के रूप में वो क्या लेता था? उपज का 1/6 भाग। उपज का कितना भाग देना पड़ता था? 1/6 भाग ही कर के रूप में लेता था। तो राजा षटभागी है, अपने को ये याद रखना है। उसके बाद में देखो किस रूप में वो कर लेता था। आप अनाज के रूप में भी कर दे सकते हो, इसके अलावा स्वर्ण मुद्रा के रूप में भी कर दे सकते हो। तो उस काल में अपने को पता चलती है स्वर्ण मुद्रा भी चलती थी। एक स्वर्ण मुद्रा का उल्लेख आया है, 16 ओज की एक स्वर्ण मुद्रा थी जिसका नाम था कासू। जिसका नाम क्या था? कासू नाम। कासू नाम की एक स्वर्ण मुद्रा भी थी जो 16 ओस की थी। वो अनाज यानी कर देने के लिए काम आती थी और अधिकतर इसका उपयोग दंड के रूप में किया जाता, दंड रूप में किया जाता था। दंड रूप में मतलब अगर किसी पर जुर्माना लगाना है, अपन यहां पर लिख सकते हैं जुर्माने के रूप में भी इसका उपयोग होता था। अधिकतर जुर्माने के रूप में कासू ही लिए जाते थे। तो यहाँ पर दंड का भी प्रावधान था। दंड के रूप में अपन देख सकते हैं आर्थिक दंड भी था और यहाँ पर कर के रूप में भी इसका उपयोग, स्वर्ण मुद्रा का उपयोग होता था। अब अपन आगे देखते हैं प्रशासन के अंदर चोल शासकों ने
नहरों का भी निर्माण किया था। जो राजकीय संरक्षण के द्वारा नहर का निर्माण किया जाता था, उसका उपयोग या उसके जल का उपयोग अगर कृषि कार्यों में किया जाता था तो उनसे भी कर के रूप में अनाज या स्वर्ण मुद्रा ली जाती थी। तो उनके 1/6 भाग से थोड़ा सा अधिक हो जाता था। तो चोल शासकों के द्वारा नहरों का भी निर्माण किया गया था, जो पेयजल व सिंचाई के उपयोग में आती थी। तो इस प्रकार थे। एक बार वापस अपन रिवाइज करते हैं। चोलकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। शासन वंशानुक्रम के अनुसार चलता था। 6 इकाइयों के अंदर विभक्त था। इन 6 इकाई के अधिकारी भी थे। इन 6 इकाइयों के अधिकारी भी थे। इन अधिकारियों को सिरुतिरम, क्या नाम था इनका? सिरुतिरम। इन अधिकारियों को सिरुतिरम भी कहा जाता था। ये 6 इकाइयां किस में बंटी हुई थी? मंडलम, कोटम, वालनाडु, नाडु, कुर्रम और 6 नंबर पर सबसे छोटी ग्राम। अब देखो, मैं गांव का एक और बात बता देता हूं। गांव के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी वो चलती थी ग्राम पंचायत के समान। और जो ये थी, जो ग्राम पंचायत थी, वह स्वयं शासन पर आधारित थी। जो ग्राम पंचायत थी वो किस पर आधारित होती थी? स्वयं शासन पर आधारित होती थी। यानी जो स्वयं शासन की प्रक्रिया अपने यहाँ पर लागू हो रखी है वो आज से हजारों साल पहले यहाँ पर चोल प्रशासन ने अपने गांव को दे रखी थी। यानी यहाँ पर गांव के अंदर स्वायत्तता भी थी। गांव का व्यक्ति ही वहां पर वोट के अनुसार चुना जाता था और वही ग्राम प्रशासन देखता था। तो इनकी अगर उपलब्धियों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी उपलब्धि प्रशासनिक दृष्टि में रहेगी स्वयं शासन पर आधारित। नंबर 2 पर रहेगी नहरों का निर्माण, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए होता था। सिंचाई कर अलग से लगता था। और अपना जो प्रशासन है 6 भागों के अंदर विभक्त था। तो ये तो हो गया इसकी प्रशासनिक दृष्टि से अपन देख लिए। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर चोलकालीन समाज कैसा था। ज्यादा कुछ बातें हैं नहीं 10वीं कक्षा के अंदर, तो 10वीं कक्षा के अनुसार ही देखते हैं कि चोलकालीन समाज कैसा था। अब अगर चोलकालीन समाज की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं को संपत्ति के अंदर अधिकार था। साथ ही दासी व देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। अब अपन अगर बात करें तो जितने भी चोल शासक हुए वो शैव धर्मावलंबी थे। जितने भी चोल शासक हुए वो शैव धर्मावलंबी थे। शैव धर्मावलंबी होने के कारण उन्होंने अधिकतर शैव मंदिरों का ही निर्माण किया। एक शासक का नाम आता है राजाधिराज प्रथम। जो राजाधिराज प्रथम था उसने अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाया था। तो बस ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर चोलकालीन प्रशासन के अंदर। चोलकालीन प्रशासन के अंदर ये जितने भी जो चोल काल के शासक हुए वो सारे शैव धर्मावलंबी थे। कौन से थे? शैव धर्मावलंबी। यानी अपन जानते हैं शैव का मतलब शिव की भक्ति करने वाले थे। तो जिसके कारण जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है लगभग वो सारे ही शिव मंदिर है। कौन से मंदिर है? शिव मंदिर। आगे अपन चोलकालीन कला के अंदर मंदिरों की बात करेंगे जब देखेंगे लगभग सभी मंदिर क्या है? शिव मंदिर है। नंबर 2 पर है कि एक राजा धीराज प्रथम नाम का जो शासक था उसने अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया था। हालांकि ये उदाहरण जो अश्वमेध यज्ञ का है वो वैष्णव धर्म से है या वैदिक धर्म से है, लेकिन फिर भी ये जो अधिकतर जो शासक थे वो शैव धर्मावलंबी ही थे। अगली आती है महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति
अच्छी थी, उन्हें पिता व पति की संपत्ति में अधिकार प्राप्त था। महिलाओं को पिता व पति की संपत्ति पर अधिकार था, यानी उन्हें भी अधिकार प्राप्त था। और दास व देवदासी प्रथा का प्रचलन था। दास व देवदासी प्रथा का प्रचलन था। तो ये हो गया चोलकालीन समाज। प्रशासन नहीं है, यहां पर ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, यहां लिख लो अपना समाज। चोलकालीन समाज शैव धर्मावलंबी थे। अधिकतर मंदिर किसके बनाए? शिव के बनाए हैं। राजाधिराज प्रथम नाम के एक व्यक्ति ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। ये किस धर्म से संबंधित हो गया? वैदिक धर्म से संबंधित हो गया। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। किससे पता चलता है कि पिता और पति दोनों की संपत्ति पर भी किसका अधिकार माना जाता था? महिलाओं का अधिकार माना जाता था। दास व देवदासी की प्रथा का भी प्रचलन था। तो ये हो गया चोलकालीन समाज के बारे में। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस समय स्थापत्य कला कैसी थी, यानी चोलकालीन कला के अंदर इन्होंने केवल स्थापत्य कला का ही ध्यान दिया है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अपन ने पिछले वाले वीडियो के अंदर बात की थी कि एक इसका द्वितीय संस्थापक के रूप में नाम आता है विजयालय का। विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लवों का सामंत था। तो जो उसने पल्लव के शासकों का जो स्थापत्य कला देखा वही अपनाया और आगे शासक वही कला को अपनाते रहे। तो जो पल्लवों की स्थापत्य शैली है वही उन्होंने अपनाई। पल्लवों की स्थापत्य शैली का नाम था द्रविड़ शैली, तो इन्होंने भी द्रविड़ शैली अपनाई। तो चोलकालीन स्थापत्य या मंदिर स्थापत्य की शैली कौन सी हो गई? द्रविड़ शैली। तो लिखते हैं अपन चोलकालीन कला। चोलकालीन कला। बात समझ में आ गई ना भाई? पल्लवों की शैली क्यों अपनाई? क्योंकि जो इसका संस्थापक था, जो विजयालय, वो चोलों का, ये पल्लवों का ही संबंध था, तो उन्होंने पल्लव शैली को अपनाया। तो आगे इसके अंदर अपन लिखते हैं पल्लवों की शैली। कौन सी शैली थी? द्रविड़ शैली को चोल शासकों ने अपनाया। चोल शासकों ने किसको अपनाया? इन पल्लवों की जो शैली थी, ये शैली का मतलब हो गया मंदिर स्थापत्य। मंदिर स्थापत्य शैली। तो इस काल के प्रमुख मंदिरों की यहां पर स्थापत्य की बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं चोलकालीन स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषताएं। तो जो आपके पल्लव कालीन या अपन ये कह सकते हैं द्रविड़ शैली की जो जो विशेषताएं होती है मंदिर बनाने की, वही सारी इसके अंदर हो जाएगी। देखो कौन कौन सी है? वर्गाकार विमान, जिसे अपन कहते हैं शिखर। वर्गाकार विमान या शिखर आपने देखा ही होगा अपनी किताब के अंदर। यहां पर एक वर्ग के अनुसार शिखर बनाया, इसके ऊपर एक छोटा शिखर, फिर एक और शिखर, फिर एक और शिखर, फिर एक और शिखर। इस प्रकार ये शिखर पर शिखर बनाते थे। तो ये हो गया वर्गाकार विमान। ये जो विमान है ये द्रविड़ शैली से लिया गया है और द्रविड़ शैली का ही परिष्कृत रूप है वर्गाकार विमान या शिखर, जो चोलकालीन कला का एक प्रमुख उदाहरण है। वर्गाकार शिखर के बाद में हो जाएगा आपके गोपुरम। ये केवल इनका द्रविड़ शैली के अंदर ये गोपुरम नहीं होता था, जबकि चोलकालीन कला के अंदर गोपुरम है। इसके अलावा कलात्मक स्तंभ।
कलात्मक स्तंभ का मतलब हो गया एक स्तंभ पर कलात्मक फूल, पत्ती, देवी देवता, गंगा, यमुना की मूर्तियों का अंकन करना। और अंत में लिख लो मंडप। मंडप का मतलब हो गया यहाँ मंदिर बनते थे, उनका प्रांगण होता था, वो बहुत बड़ा होता था और उसे ही क्या कहा गया, मंडप कहा गया। तो चोलकालीन स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषताओं के अंदर आ जाएगा, पहला आ जाएगा वर्गाकार विमान, जो मैंने आपको बता ही दिया है। शिखर होते थे, वर्गाकार आकृति के अंदर होते थे और देखने पर ऐसा लगता था कि वो एक पिरामिड के आकार को ले रखा है। और उसके बाद में गोपुरम, कलात्मक स्तंभ और मंडप, ये चार विशेषताएं इसकी प्रमुख है। गोपुरम इनका एक अलग से शैली है, ये शैली द्रविड़ शैली के अंदर नहीं होती थी। उसके बाद में अपन अगर प्रमुख मंदिरों की बात करें, जो प्रमुख मंदिर है, सबसे पहले अपन लेंगे जो राज राजेश्वर के द्वारा बनाया गया था, या राज प्रथम के द्वारा बनाया गया था, राज राजेश्वर मंदिर, या इसका एक दूसरा नाम भी है वृहदेश्वर मंदिर। ये किसका मंदिर है, ये लो शिव का मंदिर है। अपन ने पहले बात ही की थी, ये सभी शासक कौन थे, शिव थे, तो अधिकतर शिव के ही मंदिर बनाए गए। ये जो था तंजौर के अंदर था। उसके अलावा एक और मंदिर का नाम आता है आपके गंगे कोंड चोलेश्वर मंदिर। गंगे कोंड चोलेश्वर मंदिर ये भी एक शिव मंदिर था, जो राजेंद्र प्रथम के द्वारा, जो जिसने गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी और गंगे कोंड चोलपुरम की नगर की स्थापना की थी, उसी के अंदर ये मंदिर का भी निर्माण किया था। ये भी शिव मंदिर है। एक मंदिर है ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, ये भी शिव मंदिर ही था। और इसके अलावा एक और मंदिर बना रखा था त्रिभुवन मंदिर, ये भी शिव मंदिर के ही उदाहरण है। तो प्रमुख मंदिर में राजराजेश्वर मंदिर, गंगे कोंड चोलेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर और त्रिभुवन मंदिर, ये इस काल के प्रमुख मंदिर थे। और अगर सबसे प्रमुख कलात्मक का सबसे प्रमुख उदाहरण अगर मंदिर में पूछा जाए तो राजराजेश्वर मंदिर निर्माण हुआ था 1010 ईस्वी के अंदर। ये याद रखना है, पिछले वीडियो के अंदर देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मंदिर। और इससे मेरे हिसाब से 10वीं कक्षा में इस बार यही प्रश्न पूछा जाएगा और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ लिया जाए ये तो मंदिरों में, मंदिर के अलावा आपके कौन सी प्रमुख कृति है जो चोल काल के प्रसिद्ध है, चोल काल के अंदर प्रसिद्ध थी और चोलकालीन जो स्थापत्य कला के अलावा और कला प्रसिद्ध थी, वो है मूर्ति कला। मूर्ति कला में आपको एक ही मूर्ति का याद नाम रखना है। कांसे की एक मूर्ति थी जो भगवान शिव की नटराज मूर्ति के नाम से जानते हैं और आपने कई बार इस नटराज मूर्ति को देखा भी होगा। अब आपके सामने देखो एक चित्र भी आ रहा है, इसके अंदर आप देख लीजिए, ये जो नटराज की मूर्ति है ये चोल काल की ही मूर्ति है। तो अगली विशेषता लिखिए, चोल काल की शिव की कांसे की नटराज मूर्ति, मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है ना, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, लिख लेते हैं। मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। अब देखो इस काल में मंदिरों में गोपुरम शैली का विकास हो चुका था, गोपुरम शैली का विकास हो चुका था। तो चोलकालीन कला को एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले पल्लवों की ये शैली थी,
द्रविड़ शैली उसी को ही अपनाया और मंदिर स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। उसके बाद में चोलकालीन स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? वर्गाकार विमान होगा, विमान का मतलब हो गया शिखर, गोपुरम होगा, कलात्मक स्तंभ होंगे और मंडप होगा। प्रमुख मंदिर में राजराजेश्वर मंदिर है, तंजौर का मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है जो शिव के जिसके अंदर प्रमुख नायक के रूप में भगवान शिव है। गंगेकोट चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर और त्रिभुवन मंदिर, ये प्रमुख मंदिर है। चोल काल में अगर अपन बात करें मंदिरों के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मूर्ति है वो है कांसे की नटराज मूर्ति। ये नटराज मूर्ति को आपको याद रखना है, आपको पूछ लिया जा सकता है नटराज मूर्ति किस वंश की या किस काल के अंदर आई मूर्ति है, तो आपको याद रखना है चोल वंश के समय ही आई मूर्ति है। इसके अलावा गोपुरम शैली का विकास इसी काल के अंदर यानी चोल वंश के काल के अंदर ही हुआ था। तो यहाँ पर अपना जो चोल वंश है वो पूरा होता है, कंप्लीट होता है। और कल अपन बात करेंगे दो वंशों के बारे में, चालुक्य और पल्लव वंश के बारे में। वैसे तो बहुत बड़े वंश है ये, लेकिन आपके इतना ही याद रखना है जो अपनी 10वीं कक्षा के अंदर आ रखा है, बहुत शॉर्ट रूप में दे रखा है, तो अपन उसी शॉर्ट रूप से याद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।